मुश्किल में हूँ, पर मैं निकल आऊँगा। मेरी मुश्किलें और मत बढ़ाइए चीफ क्लर्क। ऑफिस में मेरा सपोर्ट करिए। मुझे पता है कि लोग सोचते हैं कि सेल्समैन की लाइफ बड़ी ऐश वाली है, पर असल में ऐसा नहीं है। लेकिन आप चीफ क्लर्क सबसे ज़्यादा समझते हैं, बॉस से भी ज़्यादा, जो जल्दी एम्प्लॉयज़ के खिलाफ हो जाता है। आपको पता है कि सेल्समैन जो साल भर ऑफिस से बाहर रहता है, उसके बारे में बहुत सारी अफवाहें और झूठ फैल जाते हैं और उसके पास समझाने का मौका भी नहीं मिलता। अक्सर उसको कुछ पता भी नहीं चलता और जब वो थक कर घर लौटता है तो उसके सामने सब नतीजे आ जाते हैं, बिना समझे कि गलती कहाँ हुई। चीफ क्लर्क, जाने से पहले कुछ तो बोल दीजिए जिससे लगे कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। पर चीफ क्लर्क ने ग्रेगर की बात सुनते ही पीठ घुमा ली और बस डरे हुए कंधे पर मुंह खोल के उसको घूरता रहा। जब ग्रेगर बोल रहा था तब चीफ क्लर्क एक सेकंड के लिए भी शांत नहीं था, पर आंखें ग्रेगर पर रखते हुए बहुत धीरे धीरे दूर की तरफ बढ़ने लगा, जैसे किसी छुपी हुई वार्निंग का पालन कर रहा हो। अब वो हॉलवे में पहुंच गया था और जिस तरह से उसने आखिरी बार लिविंग रूम से पैर बाहर निकाला, ऐसा लगा जैसे जमीन जल रही हो। हॉलवे में आते ही उसने सीधा हाथ स्टेयर्स की तरफ फैला दिया, जैसे कोई जादुई बचाव वहीं मिल जाएगा। ग्रेगर समझ गया था कि उसे चीफ क्लर्क को इस हालत में जाने नहीं देना चाहिए, वरना उसकी जॉब खतरे में पड़ सकती है। उसके माँ बाप को ये बात समझ नहीं आ रही थी। इतने सालों में उनको लगा कि ग्रेगर की जॉब पक्की है और अभी वो इतना टेंशन में थे कि फ्यूचर के बारे में सोच ही नहीं पा रहे थे। लेकिन ग्रेगर को सब समझ आ रहा था। उसको चीफ क्लर्क को रोकना ही था, उसे शांत करना था, उसे समझाना था और अपनी तरफ करना था। ग्रेगर और उसके फैमिली का फ्यूचर इसी पर डिपेंड करता था। काश उसकी बहन वापस आ जाती। उसकी बहन समझदार थी। जब ग्रेगर पीठ के बल आराम से पड़ा था तभी वो रोना शुरू हो गई थी और कोई शक नहीं कि चीफ क्लर्क जो लड़कियों के पीछे रहता था उसकी बहन की बात जरूर सुन लेता। वो फ्रंट डोर बंद कर देती और हॉलवे में बात करके उसका डर दूर कर देती। लेकिन बहन वहां नहीं थी। अब ग्रेगर को खुद ही कुछ करना था, बिना सोचे समझे कि वो अभी तक अपने नए शरीर को ठीक से समझ भी नहीं पाया और ये भी नहीं सोचा कि अभी उसकी बात शायद किसी को समझ भी नहीं आई होगी। ग्रेगर आधे खुले दरवाजे से निकल आया, सीधा चीफ क्लर्क की तरफ बढ़ा, जो लैंडिंग यानी सीढ़ी वाली जगह पर रेलिंग्स को दोनों हाथों से पकड़कर खड़ा था। पर जैसे ही ग्रेगर ने पकड़ ढूंढने की कोशिश की, एक छोटी सी चीख के साथ वो अपने बहुत सारे छोटे पैरों पर गिर गया। जैसे ही ये हुआ, पहली बार उसको फिजिकल रिलीफ मिला। उसके छोटे पैर अब जमीन पर थे, पूरे कंट्रोल में थे और अब वो वहीं जा पा रहा था जहां चाहता था। उसको लगने लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसी वक्त जब वो अभी हिल रहा था, माँ के पास की जमीन पर था उसकी माँ, जो अब तक अपने में डूबी हुई थी, एकदम उछल के खड़ी हो गई। हाथ फैला के, उंगलियां खोल के जोर से चीख पड़ी, हेल्प, अरे भगवान हेल्प करो। उसने सिर झुकाकर ग्रेगर को और अच्छे से देखने की कोशिश की, पर फिर भी वो एकदम उल्टा भाग गई। उसको याद नहीं रहा कि टेबल पीछे है। टेबल तक पहुंचते ही वो इतनी घबरा गई कि टेबल पर ही बैठ गई, बिना ध्यान दिए कि बड़ी कॉफी की केटल से कॉफी कारपेट पर गिर रही थी। माँ, माँ, ग्रेगर ने धीरे से कहा, माँ को देखते हुए।
इस पल उसको चीफ क्लर्क की बिल्कुल याद नहीं रही, लेकिन उसने देखा कि कॉफी बह रही थी तो अपना मुंह हिलाने लगा। माँ ने फिर से चीख मारी और टेबल से भागकर पापा के गले लग गई, जो उसकी तरफ दौड़ रहे थे। लेकिन ग्रेगर के पास अब माँ बाप के लिए टाइम नहीं था। चीफ क्लर्क अब सीढ़ियों पर जा चुका था। उसका थोड़ा मुंह रेलिंग पर था और वो लास्ट टाइम पीछे देख रहा था। ग्रेगर तेज हिला ताकि उसे पकड़ सके। शायद चीफ क्लर्क को कुछ अंदाजा हो गया था, इसलिए वो एक ही जंप में लास्ट स्टेप कूद कर निकल गया। उफ! उसकी आवाज सीढ़ी वाले हिस्से में गूंज गई। लेकिन इस दौड़ का नतीजा ये हुआ कि पापा का पेशेंस खत्म हो गया। जो अब तक शांत थे, अब पापा ने क्लर्क का लाठी लिया जो चेयर पर थी। एक हाथ में टोपी और कोट भी था, दूसरे हाथ में टेबल से बड़ी न्यूज़पेपर पकड़ी और जोर से पांव पटकते हुए छड़ी और न्यूज़पेपर हिला के ग्रेगर को रूम में वापस ढकेलने लगे। ग्रेगर जितनी भी मिन्नत कर ले, कुछ काम नहीं आया। पापा सुन ही नहीं रहे थे। चाहे वो कितनी भी रिक्वेस्ट करे, पापा सिर्फ और तेज पांव पटकते रहे। इतने में ठंड होने के बावजूद माँ ने रूम के दूसरे साइड की विंडो खोल दी और बाहर झुककर अपना मुंह हाथ में छुपा लिया। बाहर से तेज हवा आई। सीढ़ियों से लेकर स्ट्रीट तक हवा चलने लगी। पर्दे उड़ने लगे। टेबल की न्यूज़पेपर्स हिलने लगी। कुछ पेजेस जमीन पर गिर गए। पापा अब ग्रेगर की तरफ जोर से बढ़ रहे थे और उनकी सांस से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई जानवर गुस्से में हो। ग्रेगर को पीछे हटने की कोई आदत नहीं थी और अब वो बहुत धीरे धीरे हिल रहा था। अगर वो मुड़कर सीधा जा पाता तो तुरंत अपने रूम में पहुंच जाता, पर उसे डर था कि घूमते घूमते देर हो जाएगी और पापा और गुस्से में आ जाएंगे और उनके हाथ में जो छड़ी थी वो उसके सिर पर जोर से लग सकती है। आखिर ग्रेगर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि उसने देखा कि वो सीधे लाइन में पीछे नहीं जा पा रहा था। इसलिए पापा को साइड से देखते हुए उसने जितनी जल्दी हो सकता था मुड़ना शुरू किया, लेकिन असल में वो बहुत स्लो ही था। शायद पापा को उसकी नीयत समझ आ गई थी, इसलिए उन्होंने बीच में नहीं रोका, बल्कि छड़ी से इशारा करके ही उसको मुड़ने का रास्ता दिखाया। काश पापा की वो तेज अजीब सी सीटी जैसी आवाज नहीं होती। उस आवाज से ग्रेगर का पूरा ध्यान ही भटक गया। जब तक ग्रेगर पूरा मुड़ चुका था ऑलमोस्ट, तब उस आवाज की वजह से उसकी डायरेक्शन गलत हो गई और वो थोड़ा गलत तरफ चला गया। जब उसका सर दरवाजे में घुसा तो पता चला कि उसकी बॉडी इतनी मोटी हो गई है कि दरवाजे में अटक गई। पापा को इस वक्त ये ख्याल तक नहीं आया कि दूसरा पैनल भी खोल दे जिससे ग्रेगर आसानी से जा सके। उनको तो बस जल्दी से ग्रेगर को वापस रूम में ढकेलना था। वो सोच भी नहीं सकते थे कि ग्रेगर इतनी मुसीबत में पड़ के खुद दरवाजे के पार जा सके। और जैसे कोई प्रॉब्लम ही न हो, पापा और जोर से और तेज आवाज के साथ ग्रेगर को आगे ढकेलने लगे। ग्रेगर को लग रहा था जैसे एक पापा नहीं, बहुत लोग उसको डांट रहे हैं। अब ये सब मजाक नहीं लग रहा था और ग्रेगर ने बस अपने आप को पूरे जोर से दरवाजे पर मार दिया। उसका एक साइड ऊपर उठ गया, वो एंगल में अटक गया, उसकी बॉडी घिस गई और सफेद दरवाजे पर गंदे निशान आ गए। कुछ देर में ही वो इतना अटक गया कि बिना मदद के हिल नहीं सकता था। उसके एक साइड के छोटे पैर हवा में कांप रहे थे, दूसरे तरफ के पैर जमीन पर दब गए थे। तभी
पीछे से पापा ने जोर की लात मारी और ग्रेगर खून निकलते हुए रूम के अंदर दरवाजे तक चला गया। फिर पापा ने छड़ी से दरवाजे को जोर से बंद कर दिया और सब तरफ शांति हो गई। शाम होने तक ग्रेगर गहरी जैसे बेहोशी वाली नींद से उठा। शायद वो वैसे भी इस टाइम पर उठता क्योंकि अब उसे पूरी तरह आराम मिल चुका था, लेकिन उसको लगा जैसे जल्दी जल्दी किसी के चलने की आवाज और हॉलवे का दरवाजा ध्यान से बंद करने की आवाज से उसकी नींद खुली है। बाहर इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट की हल्की सी रोशनी छत और फर्नीचर के ऊपर पड़ रही थी, पर जमीन पर जहां ग्रेगर पड़ा था अब भी अंधेरा था। धीरे धीरे वो उठा और अपने एंटीना से अंधेरे में रास्ता तलाशते हुए दरवाजे की तरफ गया, देखने कि वहां क्या हुआ है। उसके पूरे लेफ्ट साइड एक लंबी खींच गई सी पट्टी जैसी हो गई थी और वो दोनों तरफ के पैरों पर लंगड़ा कर चल रहा था। उसका एक छोटा पैर तो सुबह वाली भाग दौड़ में अच्छा खासा चोटिल हो गया था। ये भी ताज्जुब की बात थी कि सिर्फ एक पैर ही ज्यादा खराब हुआ। वो अब बाकी पैरों के साथ खींचते हुए चल रहा था। जब वो दरवाजे तक पहुंचा तब समझ आया कि उसको वहां क्यों जाना था। खाने की स्मेल आ रही थी। वहां एक बर्तन रखा था, मीठे दूध से भरा हुआ, जिसमें सफेद ब्रेड के टुकड़े तैर रहे थे। उसको खुशी में हंसी आ गई क्योंकि अब तो उसको सुबह से भी ज्यादा भूख लगी थी और तुरंत उसने अपना सर दूध में डाल दिया। लेकिन थोड़ी देर में उसने सिर निकाल लिया डिसअपॉइंट होकर। सिर्फ ये नहीं कि उसको लेफ्ट साइड की चोट की वजह से खाना खाने में प्रॉब्लम हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर सांस लेते हुए खाना खाना चाहता हो और ऊपर से अब उसको दूध का टेस्ट भी अच्छा नहीं लग रहा था, जबकि पहले दूध उसका फेवरेट था और बहन ने भी यही सोच के दूध दिया था। अब तो उसको दूध से नफरत सी हो गई और वो अपना सर बर्तन से हटाकर फिर से कमरे के बीच में आ गया। ग्रेगर ने देखा कि लिविंग रूम में गैस जेट जल रहा था क्योंकि वो दरवाजे के छेद से देख सकता था। पर जैसे रोज इस समय पापा अखबार की खबर माँ या बहन को जोर जोर से पढ़ के सुनाते थे, आज बिल्कुल शांति थी। शायद ये अखबार पढ़ना, जिसका बहन ने ग्रेगर को कभी लेटर या बात करते हुए बताया था, अब बंद हो गया था। पर दोनों तरफ इतनी शांति थी कि लगता नहीं था कि घर में कोई नहीं है। ग्रेगर ने सोचा, कितनी शांत जिंदगी थी हमारी फैमिली की। और अंधेरे में देखते हुए उसको गर्व महसूस हुआ कि उसने अपने माँ बाप और बहन को इतनी अच्छी लाइफ दी, इतने अच्छे फ्लैट में। लेकिन अगर ये सारी शांति, खुशी, सुख एकदम से खत्म हो जाए तो? ऐसी बातों से बचने के लिए ग्रेगर ने सोचा कि थोड़ा एक्सरसाइज कर ले और वो कमरे में इधर उधर रेंगने लगा। एक बार लंबी शाम के बीच में साइड के दरवाजे थोड़ा खुले, पहले एक फिर दूसरा, पर तुरंत बंद भी हो गए। लगता था कोई अंदर आना चाहता था, पर फिर सोचकर रुक गया। ग्रेगर सीधे लिविंग रूम के दरवाजे के पास चला गया कि शायद किसी को अंदर बुलाने का चांस मिल जाए या कम से कम ये देख ले कि कौन है। पर फिर दरवाजा नहीं खुला और ग्रेगर इंतजार ही करता रहा। जब दरवाजे लॉक थे, सब उसको देखने आना चाहते थे, पर अब जब उसने खुद एक दरवाजा खोल दिया और शायद दिन में दूसरे दरवाजे भी खुल चुके थे, तो कोई भी नहीं आया। सभी चाबियां बाहर की तरफ लगी थी। लिविंग रूम की लाइट रात भर चलती रही
इसलिए ग्रेगर आसानी से सुन सकता था कि माँ, पापा और बहन रात तक जागते रहे, क्योंकि धीरे धीरे चल के सब सोने गए। अब ग्रेगर को पूरा भरोसा था कि सुबह तक कोई उसके रूम में नहीं आएगा, इसलिए उसके पास पूरा समय था चुपचाप सोचने का कि अब अपनी जिंदगी को कैसे सुधारे। लेकिन वो बड़ा सा खाली कमरा जिसमें वो जमीन पर लेटे हुए मजबूर हो गया था, उसको अजीब सा लग रहा था, जबकि वो इस रूम में 5 साल से रहता था। और आधे होश में, थोड़ा शर्म के साथ, वो सोफे के नीचे घुस गया जहां पीठ दब रही थी। सर उठ नहीं पा रहा था, पर उसको तुरंत घर जैसा लगने लगा। बस अफसोस था कि उसका शरीर इतना मोटा हो गया है कि पूरा सोफा के नीचे नहीं छुप पा रहा था। वो पूरी रात वहीं रहा, कभी आधी नींद में, कभी भूख से उठता या कभी चिंता और उम्मीद में जागता, और हर बार उसको लगता कि अभी उसे शांत रहकर, पेशेंस रखकर, फैमिली का ख्याल रखते हुए जितनी दिक्कत उसकी वजह से हो रही है उसको थोड़ा आसान बना दे। अगली सुबह जब अभी अंधेरा ही था, ग्रेगर को मौका मिला अपनी सोची हुई बात पर अमल करने का, क्योंकि हॉलवे का दरवाजा खुला और बहन लगभग पूरी तैयार, थोड़ा घबरा के उसके रूम में आई। उसको ग्रेगर दिखने में समय लगा, पर जब सोफे के नीचे देखा, हे भगवान, वो कहीं तो होना ही था, वो तो हवा में नहीं उड़ गया। फिर उसने बिना कंट्रोल के तुरंत दरवाजा बंद कर दिया, पर फिर शायद अपने बिहेवियर पर शर्मिंदा होकर फिर से तुरंत दरवाजा खोला और धीरे धीरे, जैसे किसी बहुत बीमार या अजनबी इंसान के पास आती हो, अंदर आ गई। ग्रेगर ने अपना सर सोफा के किनारे तक आगे बढ़ाया और उसको देखा। क्या वो नोटिस करेगी कि ग्रेगर ने दूध छोड़ा हुआ है, और सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि भूख नहीं है? और क्या वो कुछ अलग खाना लाएगी जो ग्रेगर को सूट करे? अगर उसने खुद से नहीं सोचा तो ग्रेगर को लगता था कि मर जाना बेहतर है, पर बोल नहीं पाएगा। जबकि दिल में जोर से चाह रहा था कि सोफे के नीचे से कूदकर बहन के पैरों में गिर जाए और अच्छा सा कुछ खाने के लिए मांगे। बहन ने तुरंत वो बर्तन देखा जिसमें सिर्फ थोड़ा दूध बाहर गिरा था। उसने वो बर्तन तुरंत उठा लिया, बिना हाथ लगाए, एक कपड़े से पकड़ के और बाहर ले गई। ग्रेगर बहुत उत्सुक था देखने के लिए कि बहन अब उसके लिए क्या लाएगी, और उसके दिमाग में कई तरह की सोच चल रही थी, पर वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि बहन अपने दिल से उसके लिए क्या करेगी। बहन एक पुराने अखबार पर कई तरह की चीजें ले आई, शायद ये देखने के लिए कि ग्रेगर को क्या पसंद है और क्या नहीं। उसमें आधे सड़े हुए सब्जी के टुकड़े थे, डिनर का बचा हुआ हड्डी जिस पर सफ़ेद सा थिक सॉस लगा था, थोड़े से किशमिश और बादाम, और एक ऐसा चीज़ का टुकड़ा जो कुछ दिन पहले ग्रेगर ने खुद बोला था ये इंसान के खाने लायक नहीं है। एक सूखा ब्रेड, एक ब्रेड पर मक्खन और एक ब्रेड मक्खन पर नमक छिड़का हुआ टुकड़ा भी था। साथ ही एक बर्तन भी रख दिया था जिसमें शायद ग्रेगर के लिए पानी था। फिर बहन ने समझ के कि ग्रेगर उसके सामने खाना नहीं खाएगा, जल्दी से कमरा छोड़ दिया और चाबी भी घुमाई, जिससे ग्रेगर को साइन मिले कि वो आराम से सब कुछ ट्राई कर सकता है। ग्रेगर के पैर कांप रहे थे जब उसने खाना शुरू किया। उसकी चोटों पर भी अब शायद पूरी तरह से मरहम लग चुकी थी, क्योंकि अब कोई दर्द नहीं हो रहा था, और इसी बात पे वो हैरान भी था। उसको याद आया कि 1 महीने पहले
उसने अपनी उंगली चाकू से काट ली थी, पर परसों तक वो जगह दर्द करती थी। शायद अब मुझ में पहले से कम महसूस होता है, उसने सोचा। जैसे ही उसने चीज को चूसना शुरू किया, क्योंकि उस सारे खाने में सबसे ज्यादा उसको चीज ही पसंद आई, फिर तुरंत खुशी के आंसू आंखों में आते हुए उसने चीज, सब्जी और सॉस सब खत्म कर दिया। पर फ्रेश खाना उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनकी स्मेल से भी बर्दाश्त नहीं होता था, और जो भी चीज पसंद आई उसको बाकी से दूर करके खाता रहा। जब सब कुछ खत्म हो गया तो वो वहीं पर आलसी सा पड़ गया। तभी बहन ने साइन देने के लिए धीरे से ताला घुमाया। इससे ही ग्रेगर तुरंत होश में आया और सोफे के नीचे भाग गया। लेकिन उसके लिए अब सोफे के नीचे चिपक कर रहना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि खाने से उसका पेट इतना भर गया था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। बीच बीच में घबराहट के चक्कर में ग्रेगर अपनी फूली हुई आंखों से देखता रहा कि बहन बिना कुछ सोचे झाड़ू से सारा बचा हुआ खाना, चाहे ग्रेगर ने छुआ हो या न छुआ हो, सब कचरे की बाल्टी में डाल के उसके ऊपर लकड़ी का ढक्कन रखकर बाहर ले गई। जैसे ही बहन पीछे मुड़ती, ग्रेगर सोफे के नीचे से निकल के खुद को खींच के लंबा कर लेता। अब ग्रेगर को रोज यही खाना मिलता था। एक बार सुबह जब माँ पापा और नौकरानी सो रहे होते, और दूसरी बार लंच के बाद जब माँ पापा आराम करते और बहन नौकरानी को किसी काम से बाहर भेज देती। ये पक्का था कि कोई भी नहीं चाहता था कि ग्रेगर भूखा रहे, पर शायद कोई भी उसको खाना खाता हुआ देखना नहीं चाहता था। शायद बहन माँ पापा को और टेंशन देने से बचाना चाहती थी, क्योंकि वैसे ही सब बहुत परेशान थे। डॉक्टर और चाबी वाले को उस दिन कैसे वापस भेजा गया, ये ग्रेगर कभी नहीं जान पाया, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं सकता था, और किसी को, बहन को भी ये सोचना नहीं आया कि ग्रेगर दूसरों की बात सुन सकता है। जब बहन कमरे में होती थी तो ग्रेगर सिर्फ उसके कभी कभी आने वाले सांस भरे बोल या संतों को बुलाने की आवाज ही सुन सकता था। बाद में जब बहन थोड़ा नॉर्मल हो गई, बिल्कुल पूरी तरह से तो कभी नहीं नॉर्मल हो सकती थी, ग्रेगर कभी कभी उसकी बड़ी प्यारी बातें सुन लेता था। आज अच्छी भूख लगी थी जब ग्रेगर ने सब खाना खत्म किया होता तो, लेकिन अक्सर जब ग्रेगर कुछ नहीं खाता था तो बहन उदास होकर कहती, आज तो कुछ खाया ही नहीं। ग्रेगर को कोई भी खबर सीधी नहीं मिलती थी, पर वो कभी कभी पास वाले कमरों से आवाजें सुनकर बातें समझ लेता था। जब भी उसको किसी की आवाज सुनाई देती तो वो फौरन उस दरवाजे के पास जाकर पूरा शरीर उस पर सटा देता था। खासकर शुरू के दिनों में तो घर में हर बात किसी न किसी तरह से उसी के बारे में होती थी। 2 दिन तक हर खाने के वक्त यही बहस होती रही कि अब किस तरह बर्ताव करना चाहिए, और खाने के बीच में भी यही टॉपिक चलता रहता था, क्योंकि घर में कम से कम 2 लोग हमेशा रहते थे। शायद कोई अकेला नहीं रहना चाहता था, या घर को पूरी तरह से खाली भी नहीं छोड़ा जा सकता था। पहले ही दिन कुक ने घुटनों के बल आकर, पता नहीं उसको क्या और कितना पता चला था, खुद को नौकरी से निकालने की रिक्वेस्ट की, और जब 15 मिनट बाद उसने विदा ली तो ऐसे थैंक यू बोला जैसे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मेहरबानी हो गई हो, और खुद ही कसम भी खा ली कि वो यहाँ का कोई भी राज किसी को नहीं बताएगी। अब उसकी बहन को माँ के साथ मिलकर खाना बनाना पड़ रहा था। वैसे ज्यादा काम बढ़ा नहीं था, क्योंकि कोई ठीक से कुछ खा ही नहीं रहा था। ग्रेगर बार बार सुनता था कि सब लोग
एक दूसरे को खाना खाने के लिए बोल रहे हैं, पर हर बार जवाब यही आता, नहीं शुक्रिया, मेरा पेट भर गया है, या कुछ ऐसा ही। शायद वे लोग पीना भी कुछ नहीं चाहते थे। उसकी बहन अक्सर पापा से पूछती, पापा बियर ले आऊं, और खुद लाने को भी बोलती, और जब पापा जवाब नहीं देते तो कहती, अगर चाहें तो मैं जेनिटर औरत से भी मंगवा सकती हूँ। लेकिन आखिर में पापा जोर से नहीं बोल देते और बात वहीं खत्म हो जाती। पहले ही दिन पापा ने परिवार की जमा पूंजी और उम्मीदों के बारे में माँ और बहन को बताया। कभी कभी वह टेबल से उठकर छोटा सा घर वाला लॉकर खोलते, जो पापा ने अपने बिजनेस के डूबने के बाद बड़ी मुश्किल से बचाया था। ग्रेगर सुनता था कि वो उसका कॉम्प्लिकेटेड लॉक खोलते और फिर से बंद करते जब कोई जरूरी कागज या सेविंग्स बुक निकालते। पापा की ये बातें ग्रेगर के लिए पहली अच्छी खबर थी जो इतने समय में उनके कानों तक पहुंची थी। ग्रेगर को तो यही लगता था कि बिजनेस के डूबने के बाद पापा के पास कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि कभी उन्होंने कुछ अलग बताया भी नहीं था और ग्रेगर ने भी कभी पूछा नहीं। तब ग्रेगर ने पूरा जोर परिवार को इस मुसीबत से निकालने में लगा दिया था और बहुत जल्दी जूनियर क्लर्क से सेल्समैन बन गया, जिसकी कमाई बिल्कुल अलग लेवल की थी और जिसके परसेंटेज वाली कमाई सीधा घर की टेबल पर लाकर परिवार को चौंका देती थी। वो बहुत अच्छे दिन थे, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आए, इतना तो पक्का था। भले ग्रेगर ने बाद में भी इतना पैसा कमाया कि पूरे परिवार का खर्चा उठा सके। धीरे धीरे ग्रेगर और उसका परिवार इस बात का आदती हो गया, सब खुश होकर पैसे ले लेते। ग्रेगर भी खुशी से दे देता, पर अब उसमें कोई खास प्यार या लगाव नहीं बचा था। बस उसकी बहन ग्रेगर के सबसे करीब थी और ग्रेगर की एक छुपी हुई ख्वाहिश थी कि वह अपनी बहन को, जो म्यूजिक यानी वायलिन बहुत प्यार से बजाती थी, अगले साल कंजर्वेटरी में भेजे, चाहे खर्चा कितना भी क्यों न हो। जब भी ग्रेगर सिटी में थोड़े दिनों के लिए घर आता तो बहन से अक्सर कंजर्वेटरी की बात होती, यानी म्यूजिक स्कूल की। पर यह बस एक सपना ही लगता था, पूरा हो ऐसा कभी माँ बाप को पसंद नहीं आता था। ग्रेगर सोच चुका था कि क्रिसमस पर वो सबको ये खुशखबरी देगा। ग्रेगर के पापा जब भी पैसों की बात करते तो बार बार एक ही बात दोहराते रहते थे। थोड़ा इसलिए भी क्योंकि कई सालों तक उन्होंने इन सब चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया था, और थोड़ा इसलिए क्योंकि ग्रेगर की माँ अक्सर पहली बार में बात ठीक से समझ नहीं पाती थी। इसी वजह से ग्रेगर को कई बार सुनने का मौका मिला कि इतनी बड़ी मुसीबत के बावजूद भी पुराने टाइम का थोड़ा बहुत पैसा बचा हुआ था, और इंटरेस्ट बढ़ने से वो थोड़ा और बढ़ गया था। इसके अलावा ग्रेगर हर महीने जो पैसे घर लाता था वो खुद के लिए बहुत ही कम रखता था। वो भी पूरी तरह खर्च नहीं हुए थे, बल्कि एक और छोटी सी